या क्या आपने मिसाल से अडयाला जेल के अंदर माफी मांगी थी या नहीं? मुकम्मल झूठ है कि किससे कभी माफी मांगी हो। खान साहब ने डांटा इस खातून को और कहा खबरदार जो तुमने आइंदा कोई बदकलामी की या झूठ बोला। मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं है सर कि मैं खान साहब के अकाउंट से अपने लिए ट्वीट कराऊं। पार्टी में ये एक छोटा सा ग्रुप है जो एक इंतशारी टोला है, उसको अब हमें डील करना पड़ेगा। जो कैदियों का पैसा अमेरिका से आया 50 करोड़, वो किसने खाया? फिर कौन उसका जवाब देगा? अगर मैंने बताया तो जो एल-एन-ई ने 40 करोड़ दिया, वो पैसा कौन खा गया? तो फिर जहां तक फंडिंग का ताल्लुक है, ये भी बिल्कुल वाज़ेह बात है कि पार्टी में हमें जरूरत है फंड्स की। 50 करोड़ रुपए कहां से आए थे, जो शंदाना बीबी को इनका इल्म है, मुझे नहीं है, वो पार्टी के पास बहरहाल नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा मेरे आगे। मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त कई अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। एक तरफ बहनें ये यकीन दहानी करा रही हैं कि अगर उनकी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करा दी जाए तो वो बाहर आकर किसी किस्म की कोई सियासी बात नहीं करेंगी, जबकि दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी हुकूमत को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर उनकी जुमेरात को अडयाला में मुलाकात न कराई गई तो वो हर चौक को डी चौक बना देंगे। एक और दिलचस्प पेशरफ्त ये हुई है कि पार्टी के पुराने हरीफ और बानी रुकन अकबर एस बाबर को जेल से बानी तहरीक इंसाफ का एक पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें उन्हें पुराने और नाराज साथियों को इकट्ठा करने का टास्क दिया गया है। ये क्या मामला है, इस पर भी हम ज़रा डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ मशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के दरमियान जो एक लफ्ज़ी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, उसके पीछे क्या मामलात हैं और ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इन्होंने एक नया पिटदौरा बॉक्स खोल दिया है, इस पर भी ज़रा हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ साहब। न्याज़ साहब, बहनें यकीन दहानी भी करा रही थी कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है गुज़श्ता रोज़। सुहेल आफरीदी के इंटरव्यूज़ तो चल गए, क्या मुलाकात हो जाएगी? मेरा ख्याल में कोई सच कोई इसमें कोई रुकावट नहीं थी। अच्छा, जो इश्यूज थे वो ये थे कि जो जिस वजह मुलाकातें बंद हुई थी वो उनके बाहर आके मुतनाज़ और कई दफ़ा तो इंतहाई मेरा ख्याल में कि वो बयानात जो हर लिहाज से गैर मुनासिब बयानात थे उन्हें बाहर आके दिए। भले से इमरान खान ने अंदर से उनको यही पैगाम दिया होगा, तो आप जो अंदर जो होता है या बंदा जो कर्सिव कंडीशन में होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो कोई बात करे तो आप अपना ही अकल इस्तेमाल ना करें। एक होता है पार्टी होती है तो उसमें पार्टी लीडर तो कहते हैं जी हमने कल ये फलां जगह जलसा करना है, जुलूस करना है, तो क्या साथ मुशावरत होती है, वो कहते हैं जी ये इसमें ये कबाते हैं और ये फ़वाइद हैं। तो वो चीज़ें उस तरह की मुशावरत होती नहीं है। और इमरान खान साहब अपने तौर पर जो क्या समझते होंगे जो स्ट्रेंथ है वो एक लड़ना है या एक एग्रेशन है, या तो वो ज़ाहिर है कि वो एक ट्रिगर हुई है। तो अगर इनको वो दिए बयानात तो ये आके बाहर आके बिल्कुल आते हैं, क्योंकि ऑन द लॉन्ग रन ये इनके लिए भी अच्छा है, इमरान खान साहब के लिए बेहतर है। ठीक बात है। उनका लंबा जो होता है आप एक जो होते हैं ना फहम अकल जो आपकी होती है, जो फरासत होती है, उसकी भी कुछ तकाजे होते हैं कि आप अल्लाह ने हर एक को दिमाग ये दिए कुछ अवैध किया अब तो वो कह रही हैं ना, तो मैं उधर ही आ रहा हूँ, बिल्कुल उधर ही आ रहा हूँ। तो वो जब मुलाकातें जब बंद हुई तो उसमें वजह यही थी जो ये आज कह रही है। तो मैं उसमें ये से ऐड करूँगा, काश वो ये बात तब भी ना करती। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ। और ये बात नहीं है कि ये उस पर डिस्कस नहीं हुई होगी, कम से कम मैंने कई पैगामात भिजवाए होंगे कि शख्स को शुरू ना करें आप। हालांकि मेरा ना लेना देना तहरीक इंसाफ से ना कोई बात, मैं तो क्रिटिक था और तरगीब करने वाले बंदे से कोई की तो बात वैसी कोई नहीं सुनता। इस बावजूद मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने उनको मशवरा दूँ कि ये कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं पहले भी 2-4 दिन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जेलों के बाहर अड्डा लगाना जो है ये किसी तौर पे आप जो है ये आपके लिए फ़ायदामंद नहीं था। मुनासिब बात नहीं, फ़ायदामंद नहीं है। मुनासिब तो जैसा उनके लिए हो सकता है कुछ चीज़ें कई चीज़ें मुनासिब हो। एक तो आज तक किसी पोलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग जेलों में हैं, शेख मुजीबुर रहमान, नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, नुसरत भुट्टो साहबा, किसी का बाहर जेलों के अड्डे नहीं लगे। अभी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब तो इमरान खान साहब के वक्त में अंदर रहे हैं, तो ये उससे बहुत नुकसान करा बैठे हैं ये लोग। अच्छा, तो अगर ये है कि बाज़ खराबी आपकी कोई सोच आती है तो बस यार या आपकी जो है इस तरह की जो सोच आती है तो अब क्या फ़ायदा, या आपने इतना नुकसान का, आप 9 या 10 महीने आप मुलाकात नहीं हुई,
और उसी जगह पहुंचे हुए हैं। फिर ये 3-4 महीने पहले या 3-4 महीने तो नहीं, 6 हफ्ते पहले मुझसे भी किसी ने रब्ता किया है कि जो आपकी मिसेज हैं वो नहीं, वो स्पेसिफिक था कि आपकी मिसेज हैं उनकी मुलाकात कराई जाए जी। तो वो मेरा ख्याल है कि कोई बहनों के अंदर उस वक्त भी कोई यकसू नहीं आई कि मैं नहीं समझता हूँ कि उसको मुलाकात ना होने की वजह जो है वो ये नहीं थी कि वो जो लोग कहने वाले लोग तो पीछे हट गए। गौहर साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने भी मुझे बताया कि उन्होंने मोहसिन नकवी को कहा है कि जी आप एक बहन की मुलाकात करवाएं। मेरे से भी किसी ने रब्ता किया कि आप गारंटी देते हैं वो बाहर नहीं बोलेंगी। यही बात मैंने रखी कि आप मैं गारंटी जो है आप करें कि आप बाहर ना बोलें तो तुम्हारी मुलाकात हो जाए। तो उस वक्त फिर अलीमा खान ने वहाँ पे उन्हें खान साहब हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, यानी कि आपने एक चीज़ होता है कि डेलिबरेटली या हमाकत में आप वो जो निज़ाम है यानी उसको आप अहमियत नहीं दे रहे हो कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ये 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले की बात है जी। और वो और दूसरी बात यह है कि मुझे भी यही जवाब मिला कि भाई हम ऐसी जमानत देने का मतलब कि कोई ये नहीं है कि ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन लगता था कि जी ऐसी जमानत भी देने पे तैयार नहीं है। फिर कल भी जब बात की जिसमें उन्होंने बात की उसमें एक और बात उन्होंने की, क्या उन्होंने फिर मेरा ख्याल में कि कहा जी कि हमें हमारे में से डॉक्टर उस्मा की मुलाकात करा दी है कि वो डॉक्टर हैं जो ज़ाहिर है कि उनकी शादी बनती है। अब मैं इसके क्या कहूँ कि आया वो अगर तय करें कि हमने नौरी न्याजी की मुलाकात करानी है तो फिर क्या फैसला होगा, क्योंकि पहले तो उसको जो जिसको कहना चाहिए कि लफ्ज़ है तो सख्त सा, लेकिन मेरे पास इसमें मिल नहीं रहा, मुतबादिल के सबोटाज किया उसको, सबोटाज किया उस मुलाकात को जो कि हो सकती थी ना होती लेकिन जो एक भर के आया था जब मुझे पैगाम मिला और बैरिस्टर गौहर साहब से मेरी बड़ी डिटेल मीटिंग हुई और यही तय हुआ कि किसी तरीके से मुलाकातें खोल ली जाएगी। बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी थी कि ये खान साहब से मुलाकातें जो है बहाल होनी चाहिए और मुझे मेरे ख्याल था कि हमाकत की जो बंद है, क्योंकि स्टेट ने अगर मुलाकातें ना करवानी होती तो अटक जेल में और कोट लखपत जेल के लिए शुरू के 4-5 महीनों में ग्रोह जो खान साहब को मिल रहे थे और वो खुद कहते थे कि 12 के लोग एक दूसरे लड़ रहे थे, खान साहब ने कहा इसको ना लाएं। आपने देखा उस जमाने की लड़ाई थी बिल्कुल ऐसे जी, इसको ना ले एक दूसरे को इसको नहीं आने जाने देना, ये फलां का ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, ये फलां का की चूंकि कमी होती है। मैं चाहूंगी आप जरा सुहेल आफरीदी की मुलाकात पे फोकस करें कि हो जाएगी मुलाकात। इंटरव्यूज तो चल गए हैं आप मेरे ख्याल से आप वो खुशी बना रही हैं कि जी शायद मुलाकात होने का इम्कान है बहनों का। सुहेल आफरीदी हैं, हमारा बरखुरदार है, बड़ा अच्छा है और बड़ा जिसको कहना चाहिए कि बड़ा रिस्पेक्टफुल है मेरे साथ। तो अब वो कह रहे हैं जी कि हर चौक जो है बड़ा डी चौक होगा या अडयाला जेल होगी मुलाकात। तो ये जो ख्याल है ये जो 8-9 महीने के बाद या साल उनको होने को है, पिछला बजट भी जब वो आया था तो तकरीबन यही सुहेल आफरीदी साहब भी निधि है, अब साल से ज़्यादा हो गई है। तो ये हर चौक डी चौक पिछले साल अगस्त में क्यों नहीं बना, सितंबर में क्यों नहीं बना? बड़ा अच्छा अक्टूबर का मौसम तो पाकिस्तान में सारी मजहबी जमातें भी अपने इज्तिमात करती हैं, तबलीगी जमात भी, क्योंकि मौसम ऐसा होता है, जमात इस्लामी भी अपने सालाना इज्तिमा जो है अक्टूबर में करते हैं। तो उतना अच्छा मौसम गुजारा आपने जिसके अंदर मौसम भी हॉस्टाइल नहीं होता, तो वो क्यों नहीं आपने डी चौक बनाया? तो मेरा ख्याल है कि मैं तो यही समझ सकता हूँ कि जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं पिछले 3-4 दिन से अनफोल्ड हो रही हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, सब में एक चीज़ जो है यगानत है या एक कदर मुश्तरक है कि वो खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। अच्छा। और किसी चीज़ें किसी रुख जा रही हैं। हाँ। कल आपने जब उनकी बीमारी का पूछा था तो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी का मैंने हवाला दिया था। मैंने कहा मैं ये बात किसी से एंगल से नहीं कह रहा हूँ कि जिसमें कोई ये हो कि मैं कोई शकील कल्ब हूँ, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में चीज़ें हो चुकी होती हैं, ठीक है, हाँ, तो आपका दिमाग उधर जाता है कि कहीं पे ये सारा खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करने का बंदोबस्त तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये मुलाकातें होना तो इसका मतलब है फिर और भी आपके पास कुछ पूछे बहुत कुछ है, तो वो भी जब आप उनको भी मिलाएंगे तो सारी चीज़ों का यकदम होना कि
उसने मेरा कॉलम ना मिलाए, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो बिल्कुल मेरी अपनी इंडिपेंडेंट सोच है, जो मुझे ठीक है। जानते हैं तो उनको पता है कि उसका इन चीज़ों को कोई ताल्लुक नहीं है, ना को मेरा राब्ता किसी से। तो सोहेल आफरीदी साहब जो है वो डी चौक को क्या बनाएंगे, मेरा ख्याल में वो एक पैकेज लेके आ रहे हैं, उनको मुलाकात करवा दी जाएगी। अच्छा। तो जिसमें ये होगा ना कि देखे जैसे उन्होंने कहा था कि हामिद मीर साहब का इंटरव्यू जो था वो उसकी वजह से उन्होंने सबको करना stand पड़ लिया, गया, हालांकि वो तो सारे ही सबने इंटरव्यू हो stand चुके लिया, थे, हाँ। कर किए जा चुके थे, क्योंकि अभी ये मैच्योर है, उससे ज्यादा वो शफी जान ज्यादा अच्छा मीडिया को हैंडल करता है। मीडिया को अच्छा। हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, अच्छा, एक मीडिया और- का बंदा भी नहीं कर सकता हाँ, मीडिया को हैंडल एक और करना। बड़ी दिलचस्प बात हुई है न्याई साहब, आप जो अभी जो आप कल भी आपने एक बात की कि शायद माहौल ऐसा बन रहा है कि कोई आसानी पैदा हो जाए। एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है, जेल से एक मैसेज आ गया बानी तहरीक इंसाफ का। मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने अरसे में कभी इस तरह से मैसेज नहीं निकला। अकबर एस बाबर साहब हमारा का कैसे भाई, मैसेज मेरा आ गया? प्यारा भाई अकबर एस बाबर, जिसको मुझसे ये गिला रहता है कि मैं सख्त कॉलम नहीं लिखता था अच्छा। और मेरी तनकीद जो है उसके अंदर वो स्टिंग नहीं होती थी, अच्छा। डंग नहीं होता था। कभी कभी शिकायत करते थे कि हमीद भाई, मैं कभी हमेशा एक चीज़ का था, एक चीज़ हमेशा कायल था कि जब से इमरान खान साहब की एक अक्रॉस द बोर्ड पब्लिक सपोर्ट बढ़ी है, तो मैं इसका कन्विंस था कि इमरान खान साहब को आप ऑन बोर्ड करें। मैं हफीजुल्लाह न्याजी इसको सख्त नापसंद करता है इमरान खान साहब के आने को। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं को पाकिस्तान से बड़ा नहीं हूँ, मुल्क की बेहतरी के लिए आप सारे लोग जो इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करें। तो अकबर एस बाबर जो है इन चीज़ों को उनके बर्दाश्त से बाहर होती थी। मैं एक सबसे पहले करता हूँ सोहेल आफरीदी पे दो तीन फिक्रे करके, तो क्योंकि अभी और बहुत कुछ इस उसमें है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तहरीक इंसाफ जो हमेशा एक तनाज़ात का एक जुम्मा बाजार लगा हुआ था उसके अंदर भी मजीद कई अभी भी लगा हुआ है। वही ना, इसमें कई चीज़ें ये सारे और भी खुल गई हैं। अजीब है। वो कहता है जी कि वो है रस्म सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी हमारे प्रोग्राम से मिलता जुलता है। हसद की तबीयत भी एक तरफा तमाशा है। तो जो है ना उसमें जो सोहेल आफरीदी साहब जो है ना वो ये वो शोहरत है जो उन्हें हामिद मीर के इंटरव्यू इनका आना, अच्छा। 27 सितंबर से पहले आना, मुलाकात के लिए आना, और उसके बाद उसको भी एक रंग देना ताकि उनका एक इमेज जो है बिल्ड है। अब मैं एक बात मैं बता दूं कि शहबाज गिल जो है आप लोगों से मुतासर नहीं होगा। अच्छा। वो जो बात मैं बड़ी शुगर कोटेड कर रहा हूँ, शहबाज गिल कहेगा कि जी गेम हो गई है। हाँ। और मेरा ख्याल है कि वो अगर उसने ये बात मेरी पैगाम सुन लिया तो वो उसको अप्रिशिएट भी करेगा कि शहबाज गिल क्या सोच रहा है। और शहबाज गिल इस वक्त तहरीक इंसाफ में ये जो लोग हैं इनका जो है फरमाना सच है, और दूसरों का फरमाना जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस पूरा सोशल मीडिया जो है वेल कोऑर्डिनेटेड है। तहरीक इंसाफ के बाहर जो बैठे हैं जो 8-10 बंदे हैं, और ट्विटर अकाउंट, यूट्यूबर्स, और ये जो छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स वाले हैं, टिकटॉकर और इस तरह के, हाँ। ये सारे जो है ना सिंक हुए हैं। ठीक है। और इनके अंदर एक ऐसे भी लोग हैं जो ये तो है कुछ नहीं, बहुत एग्रेसिव और बिल्कुल रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भी वो इंतहा तक चले जाते हैं। उन्हीं में से ग्रुप में बयानी सब के नहीं साहब, हम किसी और कुछ तरफ नहीं नरम निकल गए रखा हुआ हैं। है। अब इस नहीं ये वो बड़ा जरूरी था कि वो ज्यादा ये अकबर इस बात में तो 2 हरफी है। अच्छा। वो तो मेरी तो शिकायत दो एक ही हरफी है कुछ और। कि भाई बात यह है कि मेरा ख्याल था कि हमारी भी नाराजगी है। अच्छा। तो ये अकबर आपको भी असबाबर कोई साहब मैसेज आएगा? को, अकबर असबाबर साहब को तो पैगाम आ गया, तो मुझे क्यों नहीं आया? तो मेरा तो एक लहजा शुक्र ही बनता, बल्कि मैं आपको आसिफ बशीर चौधरी साहब जिन्होंने खबर ब्रेक की है, हमारे बहुत अच्छे जियो के और जंग के बड़े बहुत जबरदस्त किस्म के जो है ना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उनको मैंने प्रोग्राम से पहले फ़ोन करके आसिफ बशीर चौधरी साहब से मैंने कहा ज़राए तफन्नुन, मैंने कहा चौधरी साहब एक ही बंदे के लिए पैगाम था? अच्छा। उन्होंने कहा जी मेरे पास एक ही बंदे के लिए पैगाम था, या उस बंदे मुझे पता जो चला एक ही बंदे को पैगाम भिजवाया गया इमरान खान साहब का। और चुनाच ये तो खैर था ये थोड़ा सा ज़राए तफन्नुन। अमलन मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। अकबर बाबर देखा जी, मैं तो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूँ। अकबर बाबर जब भी नाराज़ हुआ है ना इमरान खान साहब से,
एक दफ़ा पहले नाराज़ हुआ था और फिर थोड़ी देर के लिए उनकी रिप्रोचमेंट हो गई थी, फिर नाराज़ हो गया था। फिर 2014 जब में से तो मैंने अकबर एस बाबर को पे इमरान खान के साथ मैंने जाके अच्छा खासा हेड ऑन लिया था। अच्छा। मैंने कहा ये आपको पता है वो कितना कीमती आदमी है तहरीक इंसाफ के लिए। आपके पास अगर कुछ सियासी सोच वाले बंदे हैं तो उनमें अकबर एक्स बाबर जो है एक नुमाया आपका एक साथी है, शायद और बहुत कम लोग हों। खैर बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग आए थे जो सियासी सोच जिनकी मैं बड़ी एडमायर करता हूँ। जहांगीर तरीन की सियासी सोच मैं एडमायर करता हूँ। अच्छा। शाह कुरैशी साहब की सियासी सोच को एडमायर करता हूँ। ये 5-7 थे, फिर बाद में जावेद हाशमी साहब भी आ गए, तो ये सारे लोग थे। लेकिन अकबर एक्स बाबर उस वक्त तो अपने आप को अलहदा कर चुके थे, लेकिन बहुत कीमती आदमी थे। तो इमरान खान साहब ने अपनी शिकायतें बताई, इसके बावजूद मैं बाबर साहब के पास गया, लेकिन इमरान खान साहब जो थे जिन लोगों के वरगलाने पे अपने एक इंतहाई कीमती साथी से हाथ धो बैठे थे, बल्कि हाथ धो चुके थे और उसको मजीद जो है ना वो उसको पक्का करने पर कसर तो बाबर साहब ने भी कोई नहीं छोड़ी। नहीं वो तो बात आप जहाँ मैं खड़ा हूँ ना वहाँ पे अभी आप नहीं पहुँची, मैं तो वहाँ खड़े हूँ जहाँ से चीज़ स्टार्ट हो रही है। जब एक दफ़ा आपकी हो जाए ना चपकलिश, देखें 2 बातें ज़हन में रखें, ये बड़ी मैं अहम बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, हर उसके लिए। लड़ाई में और बिट्रेल में फ़र्क होता है। आपके जो बच्चे हैं फर्ज से आपके गुस्ताख बन के बड़े होंगे ना, तो आप उनको यही समझ आपसे लड़ गए हैं। आप कहेंगे इन्होंने मुझे बिट्रे किया कि मैं एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है ना, जो आपके करीबी दोस्त होते हैं, जो इस तरह के रिलेशन होते हैं ना, जैसा बाबर का है। मैं अपने रिलेशन का इमरान खान साहब के तनाज़ुर में देखता हूँ कि मेरा ख्याल है कि हमारी लड़ाई नहीं है, इसमें बिट्रेल का अंसर ज़्यादा होता है। बंदा ये समझता है यार शायद मुझे बिट्रे किया गया। राइट रॉन्ग नहीं है, कोई मैंने तो अपने आप को अलाउंस देना, मैं कहना बिल्कुल सही है जो मुझे बिट्रे किया गया। लेकिन अगर ये चीज़ आ जाए, कन्विंस हो जाए ना कि आपको बिट्रे किया गया, ये ज़्यादा खतरनाक है। मियाँ बीवी का रिश्ता है, तो मियाँ बीवी के अंदर अगर कोई बंदा एक चीट करे किसी मियाँ या बीवी एक दूसरे को, तो ये लड़ाई नहीं है। हाँ, ये बिट्रेल है बस। अब मेरे ख्याल है मैंने एक क्रूड मिसाल लेके ज्यादा समझा दिया है कि ये ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें ट्रस्ट चलता है कि आप हों या ना हों। ठीक है कि एक घर के अंदर जो मियाँ बीवी होते हैं उनका एक चाहे बंदा हो या ना हो, अंदर ब्लाइंड ट्रस्ट होता है। बात थोड़ी लंबी हो रही है से अब तो मेरा ख्याल है अकबर बाबर जो था उनका जो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मैसेज आया होगा ये तो आया मेरा, मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि उन्होंने तो आसिफ बशीर चौधरी साहब मुझे बड़ा बहुत ही डिटेल बताया कि जी बिल्कुल ये मुस्तरद बात है। अच्छा। और शायद कोई अंदर से कोई कैदी रहा हो गया होगा और उसने आके बताया होगा और उन्होंने बताया होगा कि मैं खान साहब मैं ये करने जा रहा हूँ, क्योंकि अकबर बाबर जो है ना वो उनके अंदर एक इंसान इंतहाई खूबसूरत इंसान बसता है। ठीक है। अगर ये मैसेज आया है तो फिर उन्होंने उसकी कदर की है उन्होंने और उन्होंने भी कहा कि जी मैं सारे वो नाराज लोगों को इकट्ठा करूंगा। ठीक है। और वो लोग जो कि एक जुमा बाजार देख के नहीं आए थे पॉपुलरिटी में, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा शगुन है। मैं इसको तो एडमायर, अल्लाह करे ये बात सच हो, अल्लाह करे कि इमरान खान अकबर बाबर की रिप्रोचमेंट हो जाए, क्योंकि ये एक दूसरे के बगैर जो है अधूरे हैं। आपने रंजिशें खत्म कर दी और उधर भी नहीं, मेरी तो खैर और वजह मैं तो जनरलाइज बात की थी कि जी मैं और मैं दिल की गहराइयों से की थी कि और जो लोग मुक्तदर है उनको कहा था कि आप खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लिए मैं कहा और मुक्तदर कहा अल्लाह ताला उनको मजीद जो है ना रिफतें दें। ठीक है। तो मेरे तो उस एंगल से कहा। अच्छा न्याई साहब, सिर्फ शॉर्ट सा आंसर, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफ जई का जो मामला चल रहा है, ये क्या किधर को जा रहे हैं? उसमें पहली तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है ना, अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे। ये कौमी रहनुमाओं की पार्टी है, हर बंदा इसमें कौमी रहनुमा है। जरा किसी बंदे की अहमियत हो जाए तो वो कौमी रहनुमा बन जाता है। लेकिन इस केस में तो वाकई दोनों कौमी रहनुमा हैं और दोनों जो है यही जतला रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के लिए ज्यादा नागुज़ीर हूँ जो मैं लड़ाई के अंदर है। मुझे मिसाल से तो मैं क्या गिला करूँ, क्योंकि उनके ज़्यादातर उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं हाईलाइट की हैं जो कि शायद ना करती या करती मुझे नहीं पता। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के पास बहुत अहम होता है तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी। उनको ये जेब नहीं देता कि जब बात पड़ती है आके पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा नहीं,
मैं भी मिशेल के साथ जो गुफ्तगू हुई है, जो लीक हुई, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं भी वो लीक का बात करूँ जो उन्होंने बांगे दो प्रेशर दिया, बारह के प्रेस रिपोर्टर में अपनी अपनी पार्टी के लोगों को झाड़ा है, और अपने पार्टी की जो गंदी लिनन है वो आके बीच चौराहे में आके धोई है। ये किसी तौर पे नाकाबिले कबूल है। उनकी हर स्टेटमेंट के ऊपर उनकी वो गिरफ्त होनी चाहिए, और उनको इस ओहदे के लिए नाअहल करना चाहिए, क्योंकि एक नफसियाती ही जान लगता है। बहुत बड़े वकील हैं, मैं तो उनका मतलब कोर्ट के अंदर बहस सुने तो मैस्मराइज हो जाता है, मैं उनका बड़ा एडमायरर हूँ। लेकिन ये कोई, आप एक अच्छे बैट्समैन हैं या अच्छे सर्जन हैं, तो मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपको अभी सियासत को भी एडमायर करूँ, या आप कभी ऑपरेशन थिएटर में घुसे नहीं और मैं कहूँ कि जी चूंकि ये अच्छे वकील हैं तो इसलिए मैंने ऑपरेशन इनसे कराना है। तो सियासी तौर पे उन्होंने बार बार बताया कि ये उनका एरिया नहीं है, वो छोड़ भी चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को गैर सियासी फैसलों ने तहरीक इंसाफ को हमेशा जज पहुँचाई है। न्याय साहब, मामला सिर्फ लड़ाइयों तक महदूद नहीं है। शांदाना गुलजार साहिबा जो कह रही हैं कि पार्टी में जो बाहर से फंड्स आए हैं उनका हिसाब दिया जाए, कहाँ खर्च हो रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर, और ये इल्जामात बड़े संगीन है। देखिए, ये बड़ा तरीके इंसाफ का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। आप हैरान हो जाएंगे कि अब मुझे एक बात आप टाइम देंगे, ये नहीं कहेंगे मैं टाइम नहीं देना, क्योंकि ये बड़ा आपने या तो इस टॉपिक को छेड़ना नहीं था, आपने छेड़ दिया। 2014 में आपको पता है जो सैफुल्लाह न्याजी है उनको तहरीक इंसाफ से क्यों अलहदा किया गया था, जो आज का सेनेटर है, इमरान खान के जो दस्ते रास्त रहे बड़ा अरसा। क्यों? 2014 के अंदर जब धरना था तो उसकी जो फंड रेजिंग हुई थी तो उन पर इल्जाम था कि बहुत सारे पैसों की खुर्द बुर्द हुई है उस लेवल पे। सैफुल्लाह न्याजी मुबैना तौर पर सैफुल्लाह न्याजी साहब या दूसरे जो लोग थे तो कईयों को उससे गलत तादीबी करवाई की गई। अब हर दफा जब भी तहरीक इंसाफ जब कोई जलसे करती है, 2011 के जलसे किए, यही तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ और इल्जाम, और कईयों को निकाला गया। अभी नाम नहीं लेता, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि वो उस वक्त मैं तहरीक इंसाफ के में 2011-12 में जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल मेरे सामने सारी चीज़ हो रही थी। उसके अंदर बहुत सारी हुई। अलीम खान ने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने कहा मैंने इतने पैसे दिए, किधर हिसाब है। अब फास्ट फॉरवर्ड ये पिछले 3-4 साल से, और खुद इमरान खान साहब बदकिस्मती से जब से जेल में गए हैं, बेपनाह पैसा है इस दौरान में। लोगों ने जिसको कहते हैं दीवाना वार पैसा दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लब्बैक कहते हुए, और थोड़ा भी नहीं, 50 करोड़ की बात हो रही है, 1 करोड़ की बात हो रही है। अकबर बाबर का केस भी तो पार्टी फंडिंग का था, बहुत सारा पैसा आया तो उसका हिसाब किताब नहीं है। तो ये जो चीज़ है, और ये इमरान खान को आपको इसे दोष नहीं है कि इमरान खान ने कभी पार्टी पैसा को खुद नहीं मैनेज किया। पार्टी चेयरमैन इल्जाम, चेयरमैन के नाते से इल्जाम मेरे पे लगता है कि इमरान खान साहब मतलब एज ए चेयरमैन इमरान खान साहब पे लगेगा ये लगना चाहिए, लेकिन वो मैनेज नहीं करते, तो उनको तो इस बारे में पता ही नहीं है। वो लोगों को कह देते पैसे भेजो, जैसे शौक खानम के लिए वो फाउंडेशन करते हैं। शौक खानम का जो अमला है या अब्दुल सारीदी का अमला है, एक जमाने पता चला था कि वो बहुत फ्रॉड कर रहा था, तो आप वो वहाँ पे ना उनकी स्किल है। लेकिन मैंने ये कहा जी कि ये जो उन्होंने शांदाना गुलजार ने कहा है, राजा साहब के पहले भी, और विशाल यूसुफ सईद साहब को जो हमें अभी कमेंट्स दिए, उसके अंदर भी ये बातें जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वजह नज़ा है, वो पैसे की है। और हर वकील के बारे में कहा जा रहा है कि जी 50 करोड़, जो कि बहुत मुबालगे वाली बात है, या ये 1 अरब या 80 करोड़ या 40 करोड़ लिए, लेकिन हर वकील के बारे में 2 राय कायम है कि ये कंप्रोमाइज है, एस्टेब्लिशमेंट का प्लांटेड है, और या ये जो है ये पैसे अंधाधुंध खा गया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन बेचारों को 1 रुपया नहीं मिला, और वकालत भी कर रहे हैं, सुबह शाम तहरीक इंसाफ की खिदमत भी कर रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को एड्रेस करना चाहिए, एड्रेस करें या ना करें, लेकिन ये इतनी बड़ा इनके ऊपर भुगतान है, और एक इनकी कोई जो निज़ाम को अंडरमाइन करने के लिए जहाँ और कई बेतरतीबियाँ हों, पैसे की हेरा फेरी भी, ये इल्ज़ाम भी मुस्तहकम हुआ है तहरीक इंसाफ। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मशरिक़ वुस्ता के समंदर इस वक्त तिजारती जहाज़ों के लिए इंतहाई गैर महफूज हो चुके हैं। हूसियों की जानिब से यमन के साहिली इलाके अल-मखा के मकाम पर एक मिस्री तिजारती जहाज़ को आज निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 3 पाकिस्तानी मलाह जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ सिफारतकारी भी
अपने उरूज पर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त तेहरान के दौरे पर हैं और वहाँ पर मैसेजिंग भी हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। और इस सिफारतकारी का एक नतीजा जो आज हमने देखा वो ये है कि 60 रोज़ा जंग बंदी जो अमेरिका और ईरान के दरमियान थी, उसमें तौसी पर इत्तफाक हो गया है। ये जंग बंदी 17 अगस्त को ख़त्म हो रही थी। और इसी बीच में ख्वाजा आसिफ का ये बयान भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि दोनों मुल्क समझौते के बहुत करीब आ गए हैं। न्याय साहब, 7 अगस्त को मक्का मुआहदा हुआ, 9 अगस्त को हुसियों ने पहला हमला सऊदी अरब में आरामको में जज़ान रिफाइनरी पर किया और उसके बाद आज फिर बहरा अहमर में एक तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया गया। वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं क्या हुसी? और डू यू थिंक कि इसका कोई जवाब दिया जाएगा या अभी रुका जाएगा? क्योंकि 38 दिन की जंग में हमने देखा था हुसियों ने कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब ये जो 13 दिन की जंग शुरू हुई और उसके बाद की सूरत हाल में हुसी मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात छिड़ी है। अब कहें तो मैं उसको फिर इसका थोड़ा सा इसका फिलोसफिकल एनालिसिस करूँ। फिलोसफिकल तो नहीं है, लेकिन उसको आप चीज़ों को उनके पराये में जो एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल उसका एनालिसिस करेंगे या उसका जो उसको देखेंगे तो उससे बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि 38 रोज़ा जंग में जब ईरान के ऊपर बिल्कुल एक आग बरसाई जा रही थी, पता नहीं वो अभी आप देख लें, मेरा तो ख्याल है कि 13,000 हमले हुए जो कि अनहोनी है, कि एक अजीब गरीब सूरत हाल है कि और फिर उसके बाद एक साल के अंदर उनके कुछ तकरीबन 200 के करीब, पौने 200 के करीब जो है 28 फरवरी तक या उसके बाद भी 2-4 दिन तक 200 के करीब उनके जो लोग हैं, पौने 200 के करीब शहीद किए गए, जिसमें अल्टीमेटली जो उनके सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, उनके जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड के उनके अली लारजानी का बाद में हुआ। उनका जो मतलब इतने बड़े बड़े लोग, इतने काबिल एकेडमिक के दुनिया में उनकी काबिलियत पे फख्र करते थे। अली लारजानी के बारे में कहते थे कि उसके बारे में कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत एक बड़ा एक दिया हुआ था, हर कई लैंग्वेजेस में, फलसफे में पीएचडी थे, डॉक्टर थे और नेट से भी उनका थीसिस था। लेकिन उससे पहले जो बात है जो हम कर रहे हैं कि इस सारे अरसे में उनके 20 के करीब चोटी के साइंसदान, देखो ये करता है किसी मुल्क के कि आप पढ़ने लिखने वाले बंदे को आप कत्ल करते हैं, मतलब अब ये वो था चीज थी जो कि उनमें बीत गई। लेकिन इस सारे उसके अंदर जो कुछ हुआ तो हुती एक्टिव नहीं हुए। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजी बिल्कुल कुछ और थी। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अमेरिका जो है पिछले 1979 से लेके आज तक 47 साल से उन्होंने ईरान के ऊपर एक ख़ास किस्म का जो पॉलिसी है वो उन्होंने नाफिज हुई है कि इनको पेन इन्फ्लिक्ट करो और इस पेन के जो इतनी इन्फ्लिक्ट करो कि ये मुल्क जो है खर्च हो जाए, मुआशी तौर पे खाने पीने से मोहताज हो जाए, चलने फिरने में मोहताज हो जाए, हर तरीके से बमबारी हो रही है, आपस के अंदर अफरात तफरीत, अंदर जाए लोगों को जो कत्ल गारत, कई चीज़ों को उनके हर तरीके से उनको तकलीफ दो, पेन दो, मौत के ला के बर्बादी करके हमले करके इराक को 1980 से लेके 88 तक सारे अरब ममालिक को, मिडिल ईस्ट को, ईरान के ऊपर जिसको कहने पिल पड़े थे और साथ अमेरिका उनके पीछे था। अब ये पेन के 28 को भी उन्होंने उसी पॉलिसी को डबल कर दिया। बाद में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कि उन्होंने उसकी जो नाकाबंदी की तो उन्होंने कहा जी अब हमने जो कुछ किया है तो इसकी नाकाबंदी से मजीद उसको करके मुआशी दबाव और ये बिल्कुल खर्च हो जाए और यहाँ पे खाने पीने कुछ ना हो। ईरान ने क्या पर शो करना था कि वो इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की उनमें कितनी ताकत है। कम से कम जो 8 अप्रैल तक जब जंग बंदी हो गई 38 रोज की, 28 की शुरू हुई और 7-8 अप्रैल को जंग बंदी हुई, उस वक्त तक जितनी उनको पेन उन्होंने बर्दाश्त की, दुनिया उनकी मुतरिफ हो गई कि कोई कौम इतनी जो पूरी दुनिया का मुआशी मुकाता जो है किया हुआ 79 से लेके और 2026 तक और 7 उसके बाद ये जंगी आई तो उन्होंने वो उसको उसकी जो उन्होंने अपनी एंडोरेंस दिखाई, बर्दाश्त दिखाई।
लेकिन ये 13 दिन की जंग जो है, जो अमेरिका ने ही एक लिहाज से शुरू की, ईरान ने तो जो उनका हुर्मुज़ में दूसरा रास्ता अमेरिका नहीं बनाया, पांचवा जो क्लॉज थी जिसमें उन्होंने कहा ईरान मैनेज कर रहा था, अमेरिका फिर शरारत पे तुल आया, क्योंकि इसराइल का उसमें दबाव था। इसराइल चाहता था ईरान को हमने डिस्ट्रॉय करना है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। अब जब दूसरी बार शुरू हुई तो आप ये देखें कि वैसे तो 2 मार्च से अपने हुर्मुज़ एक आइटम बम बन के आ गया, यानी कि ना तो उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब पे जो बात हुई होते, जब ट्रम्प निकलने की कोशिश करता था, कहता था हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे और ईरान कभी नहीं बना सकता, हम जा रहे हैं। लेकिन उसमें जो है जिसको कहना चाहिए कि उसकी पेन जो दुनिया के पूरा दुनिया की मईशत जो है पेन में आ गई, हमने भी उठा रहे हैं। आज भी हम जो पेट्रोल लेने जाते हैं, आप दफ्तर में आते हो तो 4 दफा सोचते हैं कि और देखते हैं कहाँ सारे काम घर के इकट्ठे करते हैं कि एक ही वक्त में करते हो, ताकि एक ही पेट्रोल के अंदर हम सारे आते हैं जी कि ये सारे काम, क्योंकि इतना महंगा हो गया तो इस वक्त हम भी पेन की जो बर्दाश्त कर रहे हैं। सब जरा टॉपिक पे आए ना, लेकिन ये टॉपिक है हमारा। अच्छा, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब उन्होंने अब ईरान ने जो उलट हुआ, वो जो पेन 2 मार्च से अपने हुर्मुज़ के लिए देनी शुरू की, वो पेन जो है अब उन्होंने उसे बढ़ा दी। 13 दिनों के अंदर उनके जो 19 अड्डे थे 6 गल्फ कंट्रीज के, उनमें 17 को उन्हें बाजा बजा के रख दिया, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिकन अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में उसमें छप चुकी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में छप चुकी हैं, जो इन्हीं के अपने सारे अखबार हैं जो इनको फेवर करते रहे, जो ईरान के बेचारे की किसी किस्म की चीज खबर छापते नहीं थे कि ईरान पे क्या गुजर आज गया। वैसे अच्छा, अब आगे आते हैं। अब आपने जो कहा ना तो उसको बताएं। तो ये उन्होंने ऐसी पेन दी कि उनको अड्डे उठा के वहां से जाने पड़े। अब हूती ने एन्यूसो अटैक कर दिया जब ये, तो इसका मतलब है कि वो पेन जो अमेरिका का जो था या इजराइल का जो था कि हमने पेन जो इन्फ्लिक्ट करनी है, पेन पहुंचानी है ईरान को, अब ईरान के पास भी हथियार आ गए। हुर्मुज़ के बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि हुर्मुज़ के जो हसन नशर किया था बाबुल मंदीब, हर दफा डिस्कस करते थे हर जगह। जब बाबुल मंदीब पे आ गया क्यों बंद करा, बल्कि हम तो कह रहे थे कि हैरत होती थी कि जब आपने हुर्मुज़ में बंद कर दिया तो बाबुल मंदीब को एक ही दफा बंद कर दे। हाँ। सारी हमने कई दफा किया कि जी अपने प्रोग्राम में अब उस जगह जंग शुरू हो चुकी थी। अब आप ये देखें कि अब ये देखा ना कि क्योंकि उनको नज़दीक हो सकता है कि हूतियों के नज़दीक सऊदी अरेबिया को तकलीफ देना जो है वजह नहीं है। ईरान ने भी जो सारे जो हमले किए वो गल्फ कंट्रीज में किए ना, कि सऊदी अरब पे भी कोई इस सारे अरसे में 8 हमले किए, कुवैत पे बहुत ज्यादा किए, यूएई पे सबसे ज्यादा किए, कुछ 78% यूएई पे किए, जहाँ पे उनके सारे मराकज़ थे, जहाँ पे वो हब थे, सेंटकॉम के हेडक्वार्टर्स थे कतर में, कहीं पे 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर था जहाँ पे उनके सारा बैट्समैन उनको वहाँ बैठे होते थे बहरीन में। तो जब उसने किया, अब ये आपको समझ आ गई अगर कि जी अब अमेरिका को भी देखना यह है कि इसराइल अमेरिका ने एंडोरेंस दिखानी है, पेन बर्दाश्त करने की बारी। अब मैंने ये उसको कर रहा था। ठीक है, तो इसमें हूतियों के पास मुझे तो तकलीफ होती है कि हूतियों को हमले नहीं करने चाहिए, क्योंकि 12 सऊदी अरेबिया मुसलमान मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन सऊदी अरेबिया को भी एंड ऑफ द डे अंदर से सारा पता है। अच्छा, लेकिन वहां पे देखें नहीं, अब अमेरिका के अब दूसरी तरफ आ जाए, अमेरिका के 2 जहाज हैं, एक है जो कि वो सारे पहले इधर ही आए थे, एक है साउथ अफ्रीका के टिप पे खड़ा है जो अफ्रीकन जो नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट है, बड़े मुश्किल है। हम ये जो नॉर्थ कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है ना, ये यहाँ पे बाबुल मंदीब है नॉर्थ अफ्रीका में, अब और यहीं पे बाबुल मंदीब पे बैठे हूती, तो वहां पे यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश खड़ा है, जो कि जिनको डिस्ट्रॉयर कहते हैं, यानी कि उसके अंदर न्यूक्स भी हैं, उनके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। ठीक है, दूसरा जो है मेडिटेरियन सी के अंदर है, या हो सकता है वो रेड सी के अंदर हो, क्योंकि ये थोड़ा अफवाह में रखे जाते हैं, कैमोफ्लेज करना पड़ता है। आपको गूगल पे कहीं पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि यूएसएस जेरल्ड फोर्ड जो है उसकी लोकेशन क्या है, अब्राहम लिंकन की लोकेशन क्या है, और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की लोकेशन क्या है। ये सारे डिस्ट्रॉयर हैं, सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन इसमें बताऊं ना, अब
इसमें मैं जो बात प्रूव करना चाहता हूँ कि जो सऊदी अरेबिया कर रहा है, तो इसके पीछे अमेरिका जो है वो अब उसके जो जहाज है यूएसएस जेरल्ड फोर्ड है, वो अब भी एक्टिव हो सकता है। अच्छा, या एक्टिव हुआ वो होगा, या बहुत सारी चीजें जो है, क्योंकि अरामको जो है वो अमेरिकन की प्रॉपर्टी है। जो उन्हें अरामको पे ही हमला हुआ, तो अरामको पे ही हमला हुआ है, उन्होंने उसी की रिफाइनरी को जलाया। सऊदी अरब उसे रिटेलिएट भी करेगा। 3 दिन 4 दिन पहले यमनी हुकूमत ने हूतियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन करने का ऐलान किया। बंदे कट्टे किए, हूतियों ने उसको प्रेम्प्ट किया, उनके ऐसी बारिश बरसाई कि वो उनके छक्के छूट के वहां से चले गए। अब ये जंग जो है मेरा ख्याल है कि शायद अभी भी मैनेज होती रहे, सिवाय इसमें कि सऊदी अरब की जो ऑयल सप्लाईज हैं वो कम हो। जब तेल अब दोबारा जो ब्रेंट क्रूड है, जो आज शायद 90 पे पहुंचा हुआ है, 90 के करीब, जिस दिन ब्रेंट क्रूड जो है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे जंग से रिलेटेड हैं। अगर ये इसी दौरान में अगले 10-15 दिन में अगर 115 या 120 तक दोबारा पहुंच जाता है, तो अमेरिका के अंदर क्यामत आ जाएगी। ऐसी जो अनपॉपुलर वॉर है, तो इतना ये बड़ा वेपन है उनका ऑयल का कि जिसको वो इस्तेमाल ना करते तो हमाकत होती। चाहे मुझे उसमें पाकिस्तान को तकलीफ पहुंच रही है, चाहे सऊदी अरब को पहुंच रही है, चाहे ईरान जो है सारों को पहुंचा रहा है। तो इसलिए आप ज़हन में रखें कि मैं तो इस सारे उसको बिल्कुल एक आपको 2 बना के दिए, डोमेन बना के दिए। पहले यहाँ से अमेरिका और इसराइल पेन इन्फ्लिक्ट करने के लिए यहाँ आए, इन्होंने एंडोर करना था। हाँ। अब ये जो है वो पेन अभी भी है कि उनके नजदीक अभी नाकाबंदी भी है, और लेकिन ये भी कर रहे हैं। अब उनको एंडोर करना है कि अगर ये 120-115 पहुंच गए, और आगे जो है इसराइल जो है वो उनको अब पता चल गया है कि अब हमें अगर जिंदा रहना है तो हमने एक लड़ाई बहुत बड़ी करनी है, क्योंकि हम वैसे ही मरना जा रहे हैं। तो एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल से दो चार है पूरी दुनिया। हाँ। और इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि जो लीवरेज है, ये जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके पास एक बात करने की ताकत है, वो 2 मार्च में जब उन्हें ऐलान किया कि बनाए हुर्मत बंद कर दिया, तब से उनके पास आ गई। लेकिन 3 फेजेस इसको देखें। एक फेज ये है कि आपने जंग यहाँ जंग शुरू की, और फेज आई आपकी जंगबंदी तक। अब फिर जंगबंदी हो गई ना। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी फेज आई, हो गई है। दूसरी फेज आई, मैं उसको लमसम ले, दूसरी फेज आई जंगबंदी से लेके और 14 नुकाती जो है ना वो जो मफाहमती यादाश्त पर, फिर ये चली जो जिसको करना चाहिए कि ये 13 रोजा जंग के बंद होने तक। अब जो नई फेज आई है जिसके अंदर ईरान के मुतालबात जो है वो है कि पहले तो कहते हमने इससे बात ही नहीं करनी। उन्होंने कहा जब तक ट्रम्प की उन्होंने ये कहा ही नहीं कि ये इम्पीच हो जाएगा या हो जाएगा। उनको ये पता है कि जी अब ये बंदा जो है नवंबर के इलेक्शन में ये मार खा रहा है, इम्पीच होगा। लेकिन ये कहते हैं इम्पीच हो या ना हो, अगर 2029 तक जाना है ना, तो कहता हम नए सदर से बात करेंगे, ये बिल्कुल झूठा है और इस पर कोई एतबार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि किसी के पास कभी हम ये भी देखेंगे, ईरान के पास भी जो चीज़ है ना, बाबल मंदीब और जो अपना हुर्मत, ये कोई लास्टिंग नहीं है। वो कभी हम डिस्कस करेंगे, आपने बताएंगे। जो मैं एक सर्च ही बता दूं कि उसका एक नेट बन गया, ऑल्टरनेट प्लान बन गया है, जो कि सऊदी अरेबिया में जैसे जम्बो है ना, अब उन्हें बिल्कुल नॉर्थ की तरफ लेके जाके और इधर जो फुजारा लेके जा रहे हैं यूएई वाले, तो ये शायद सारे सिस्टम को बाईपास कर दें। और ये 2 साल से पहले मुकम्मल नहीं कर सकते। वैसे उन्होंने कहा 2 साल में करें, लेकिन 3-4 साल लग जाएंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बस इतना है कि 1 साल के अंदर अंदर ईरान ने अपने हुर्मत से जो कुछ हासिल करना है वो कर कर लेना चाहिए। ठीक है। और अमरीकियों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये इस इलाके में ये जो वादा मक्का है, इसको 4 सूप फैलता है। अच्छा, बहुत शॉर्ट टाइम रह गया, क्लोजिंग की तरफ मुझे जाना है। ये जो मोहसिन नकवी साहब तेहरान पहुंचे हैं, फिर इसहाक डार साहब की भी यहाँ ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात हो रही है, पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हम हर वक्त ये कोशिश करते रहते हैं कि सिफारतकारी से किसी तरीके से मामलात को ठंडा किया जा सके, और जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि समझौते के करीब हैं, इसका क्या मतलब है? असल में मोहसिन नकवी साहब मेरा ख्याल है कि कोई आईवी लीग ग्रेजुएट हैं। अच्छा। और उन्हें कोई ऐसे कोर्सेज मेजर की हुई है कि हर फन मौला है। अच्छा। मेरे लिए तो बड़ी एम्बैरसमेंट होगी।
अच्छा। कि आपके पास इतना सीनियर फॉरेन मिनिस्टर हो जिसने अचीवमेंट्स दी हो, जो पे 2 साल में अच्छा खासा काम कर चुका हो, और आप उसको जब पहली दफा भी गए थे ना मोहसिन नकवी साहब, तो इशफाक डार साहब को बाईपास कर गए थे। तो वो एक कोई तासर है जी। मैं तो समझता हूँ कि सारी दुनिया जानती है कि जी ये हमारे अंदर जो हमारी जो कामयाबी हैं इसकी वजह क्या है। अब कोई ऐसे कोई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि शायद हमने वो भी साबित करने होते हैं, और मोहसिन नकवी को भेज के और पहले उससे पूरी हुकूमत को जो है जलीलो ख्वार करवाया, हुकूमत के बारे में बड़ी हकारत से बताया कि ये हुकूमत कोलैप्स कर गई है, निज़ाम कोलैप्स कर गया, जो निज़ाम किसी का कसूर नहीं है। ना आरटीएस में कोई इमरान खान का कसूर था, ना फॉर्म 47 में शहबाज शरीफ का कसूर है, ठीक है, कि ये दोनों नहीं करवाते, मैनेजमेंट इन दोनों के पास नहीं थी। तो एक निज़ाम आपने तारफ कराए हुए थे और कोलैप्स कर गया, तो जिन्होंने पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो उनकी आप बात करें, लेकिन आपका जाना मैं तो यकीन जान चाहे वो कितने लेके आए। और दूसरा बात है कि मेरा ख्याल है कि उनकी काबिलियत जो है मोहसिन नकवी साहब की बहुत होगी, लेकिन ये बड़ी स्पेशलाइज फील्ड है, और इसमें कोई ये भी नहीं है कि जी मैं कोई चूँकि हनफी हूँ और आप शाफी हैं तो सऊदी अरब में शाफी फिक्र है तो आपको भेजा जाए, ये नहीं, ये इतना ऐसा होता नहीं है। ना कोई मसला होता है, ना कोई कौमें के अपने तल्लुकात जो हैं ये हनफी और शाफी और मालकी और जो है जिसको कहना चाहिए कि फिक्र जाफरिया इन पे होता है। तो ये जो तासुर भी अगर मिलता है तो गलत है कि ये वजह ये, और कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। और ईरानी जो है वो बड़ी कमाल की अक्लमंद कौम है, जो जिन्होंने ये जंग लड़ी है अपनी धाक पूरी दुनिया में बिठा दी है। तो मोहसिन नकवी वगैरह क्या ये है कि जरूरी कोई ऐसे पैगाम पहुंचाते होंगे जो क्या, मैं बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, पर आप सह सकेंगे नहीं सह सकेंगी, कि जिन पे इनको ये होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इल्म में ना आए और बाईपास कर जाए। इसका मुझे कुछ समझ नहीं आती। मेरा आखिर मेरा दिमाग बड़ा बारीक है इतना नहीं है, लेकिन पॉइंट आउट कर दिया और क्लोजिंग में वक्त मैं ये बात जो इम्पोर्टेंट है, तो मेरा अपना ख्याल है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है जिसमें गवर्नमेंट कुछ ज्यादा देना चाहती होगी और इनकी कोई कमिटमेंट कुछ और होगी, तो कुछ और होगी। तो ये जो चीज है अपने मुल्क के अंदर पहले थोड़ी हमारे एक दूसरे के खिलाफ जो है हर बंदा एक दूसरे पे शक को तशकीक नजर से देखता है कि इन मामलात में कौम को एक ही पेज पर होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मोहसिन नकवी साहब किसी तौर पर उनको फॉरेन अफेयर्स के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जितवा दिया उन्होंने, काफी है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।